हेलो बच्चों, मैं आकाश कुमार बढ़ाना। आप सब कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे बच्चों। तो बच्चों, जैसे कि आपको पता है कि हमारा 11वीं क्लास का चैप्टर नंबर 3 चल रहा है और उसमें हम लोग भारतीय अर्थव्यवस्था की वर्तमान चुनौतियां हम लोग आपका देख रहे थे। और उसमें हम लोग आपका मुख्य टॉपिक है हमारा आपका निर्धनता, आपकी गरीबी। उसके विषय में हम लोग बात कर रहे हैं। अब तक लेक्चर में हमने देखा गरीबी क्या है, उसके क्या कारण हैं, उसके हमने फिगर हमने देखे, एक नंबर के रूप में हमने देखा। आज बच्चों जो हमें देखना है, हमें ये देखना है कि जो हमारी निर्धनता है उसको आपका निवारण के लिए क्या कार्यक्रम चलाए जाएं, क्या ऐसी नीतियां बनाई जाएं। हमें उन नीतियों को, उन कार्यक्रम को हमें पढ़ना है, उनको विस्तृत से हमें उनकी चर्चा करनी है कि आखिर में ऐसे कौन से कार्यक्रम होंगे, आपकी नीतियां होंगी जिनके माध्यम से आपकी इन सब चीज़ों को हम लोग आपका कर सकते हैं, आपका गरीबी को दूर कर सकते हैं। या कौन से ऐसे सरकार ने आपका प्रयास किए हैं जिनके माध्यम से हम इन चीज़ों को दूर कर सकते हैं, आपकी गरीबी को दूर कर सकते हैं। और अब हम उसी चीज़ को बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग सब अपनी किताब, कॉपी, पेंसिल लेकर अपने टीवी स्क्रीन के सामने आप लोग बैठ चुके होंगे बच्चों। अब हमें देखना है इससे आगे। चलिए बच्चों, ध्यान दीजिए। तो बच्चों, जितना भी हमारा अब तक का जो आपका लेक्चर हुआ है, उस लेक्चर के अंतर्गत बच्चों हमने यही देखा कि जो आपकी गरीबी है उसके क्या ऐसे कारक रहे हैं और उसको दूर करने के लिए हमें वो नीतियां आपकी देखनी है। क्लियर है? तो जो हमारी यूनिट है वो कौन सी है बच्चों? 4.6 हमारी यूनिट है, निर्धनता निवारण के लिए नीतियां और आपका कार्यक्रम। हमें ये यूनिट आपका आपका देखनी है बच्चों। क्लियर है? चलिए ध्यान दीजिए बच्चों। देखिए, भारतीय संविधान और पंचवर्षीय योजनाओं ने सामाजिक न्याय को सरकार की विकास रणनीति की प्राथमिक उद्देश्य माना है। अब देखिए बच्चों कि जो हमारा भारतीय संविधान है, जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है बच्चों, और जो हमारी पंचवर्षीय योजनाएं हैं, जैसे कि हमने पढ़ी थी सारी पंचवर्षीय योजनाएं, कि जो हमारी पंचवर्षीय योजनाएं हैं वो क्या कहती हैं? आपकी सामाजिक न्याय किसकी बात करती हैं? सोशल जस्टिस की बात करती हैं। और इसकी जिम्मेदारी किसको दी है? सरकार के विकास की। सरकार की जिम्मेदारी होगी वो सामाजिक न्याय करें, उसमें विकास करें। और उसके रणनीति, जो भी इसमें नीतियां बनेंगी, उसकी प्राथमिक उद्देश्य किसका माना गया है बच्चों? सरकार का माना गया है। यानी कि भारतीय संविधान की बात हो या फिर हमारी पंचवर्षीय योजनाओं में, उन योजनाओं में जो आपके सामाजिक न्याय है उसकी विकास की रणनीति करने के लिए प्राथमिक उद्देश्य किसको माना है बच्चों? सरकार को माना है। क्लियर है? हम देखते हैं पहली पंचवर्षीय योजना 1951 और 56 के बीच हम लोग आपका देख चुके हैं। पहले भी हमने जो पढ़ा था चैप्टर, उसमें हम लोग देख रहे थे भारतीय पंचवर्षीय योजनाएं। वहां हमने योजनाओं को पढ़ा कि हमारी पहली योजनाएं आपकी, जो हमारी पंचवर्षीय योजना है वो कब प्रारंभ हुई। तो बच्चों आपको पता होना चाहिए 51 से 56 के बीच हमारी पहली पंचवर्षीय योजना थी। क्लियर है बच्चों? और हमने इसमें खाद्यान्न को फोकस हम लोग आपका कर रहे थे। ठीक, आगे देखते हैं। अनुसार वर्तमान परिस्थितियों में आर्थिक और सामाजिक परिवर्तन की अंत प्रेरणा का उदय तो निर्धनता और आय, संपत्ति तथा अवसरों की असमानता से होता है। अब देखिए कि जो हमारी पहली पंचवर्षीय योजना का टेम्पलेट हमें मिल गया, लेकिन जो उस समय वर्तमान जो आपकी परिस्थितियां हैं वो क्या हैं? आपकी आर्थिक और सामाजिक कि जो आपके परिवर्तन से जो आपकी गरीबी उत्पन्न हुई है, आय और परिसंपत्तियों में जो असमानता है, ये सब हमें आपकी चीजें आपका देखनी है। ठीक है? किसमें? हमने पहली पंचवर्षीय योजना में इसको आपका टारगेट किया गया था। दूसरी पंचवर्षीय योजना 56 से 61 में भी कहा गया कि भैया इनको हम सबको आपका दूर करेंगे। आर्थिक विकास के अधिक से अधिक लाभ समाज के अपेक्षाकृत कम भाग्यशाली वर्गों तक आपका पहुंचाना चाहिए। कह रहे कि जो आर्थिक विकास है, जो आपका इकोनॉमिकल, जो आपका डेवलपमेंट है, उसके जो अधिक से अधिक जो आपका लाभ है, क्लियर हो गया, वो कहाँ पहुंचाना है? आपको ऐसे वर्ग को पहुंचाना है जो अपेक्षाकृत है, कम भाग्यशाली, यानी कि आपका वंचित है, उस समाज को हमें आपका देना है। प्राय सभी नीति विश्लेषक दरवाजों में निर्धनता निवारण और इस दिशा में सरकार द्वारा अपनाई जाने वाली रणनीतियों की आपकी चर्चा हुई है। कह रहे कि जो हम पढ़ रहे हैं इसमें आपकी सभी विषयों पर जो आपके दस्तावेज हैं
उन्हें क्या करना है, हम निर्धनता निवारण और इस दिशा में सरकार द्वारा जो भी अपनाई गई आपकी रणनीतियां हैं उन पर क्या होगी आपकी बच्चों, उन पर आपकी चर्चा होगी। अब हमें ये चर्चा आपकी देखनी है कि जिससे कि आपकी गरीबी जो आपका उन्मूलन हुआ है और कौन सी ऐसी नीतियां, कौन से ऐसे कारक बनाए गए हैं जिससे आपकी गरीबी आपकी दूर हुई है या होगी बच्चों। क्लियर है? देखते हैं, सभी लोग ध्यान दीजिए। सरकार ने निर्धनता निवारण के लिए त्रिआयामी नीतियां अपनाई हैं। देखिए सरकार क्या कर रही है, आपकी गरीबी को दूर करने के लिए 3 डायमेंशनल अपनी पॉलिसी बना रही है। क्लियर हो गया? क्या बना रही है? 3 डायमेंशनल, त्रिआयामी नीति। पहली क्या है? अब देखिए 3 आयामी नीति को हम लोग आपका देखेंगे। सबसे पहली देखते हैं, पहली समृद्धि आधारित आपकी रणनीति, यानी कि हम पहली नीति में क्या करेंगे, अपना ग्रोथ करेंगे, अपनी समृद्धि करेंगे। यानी कि हमें ऐसी नीति बनानी है जिससे हमारे अंदर समृद्धि आए, हमारे अंदर ग्रोथ हो। इस आशय पर आधारित है कि आर्थिक समृद्धि के अर्थात सकल घरेलू उत्पाद और प्रति व्यक्ति आय में तीव्र वृद्धि हो। देखिए ये कह रहा है बच्चों कि जो हम समृद्धि की बात कर रहे हैं उस समृद्धि का सीधा फर्क है, या सीधा इफेक्ट अगर आप देखें तो जो हमारी जीडीपी है, जो हमारा सकल घरेलू उत्पाद है और जो हमारे प्रति व्यक्ति आय है, उसमें आपकी ग्रोथ दिखनी चाहिए, उसमें लगना चाहिए कि जो हमारी जीडीपी बढ़ी है और प्रति व्यक्ति आय बढ़ी है। इस दिशा में हम लोग समृद्धि की हम लोग बात कर रहे हैं। प्रभाव समाज के सभी वर्गों तक पहुंचा जाए। कह रहे कि जो उसका प्रभाव है, उस समृद्धि का जो प्रभाव होगा, इफेक्ट होगा, कहां तक जाएगा बच्चों? सभी वर्गों तक जाए, जितने भी सारे वर्ग हैं उन तक पहुंच जाए। ये समाज के निर्धनतम वर्ग तक ही धीरे धीरे पहुंच पाएगा। कह रहा है कि ये जो ऐसी चीजें हैं, ये समाज के जो आपके निर्धन लोग हैं उन तक कैसे पहुंचेगा? आपका धीरे धीरे पहुंचेगा। यानी कि अगर हम समृद्धि की बात कर रहे हैं तो ये समृद्धि ऐसी होगी जो प्रत्येक समाज को प्रॉफिट देगी। क्या करेगी? आपके प्रत्येक समाज को लाभान्वित करेगी और धीरे धीरे आपके गरीब लोगों तक, जो आपके गरीब वर्ग हैं उन तक क्या होगी बच्चों? आपका ये पहुंच जाएगी। क्लियर हो गया? 1950 से 1960 के दशक के पूर्वार्ध में हमारी योजनाओं का मुख्य उद्देश्य यही था। क्या था हमारा? देखिए जितनी भी हमारी पहली योजनाएं बनी हैं 1950-60 के दशक में, यही मुख्य योजना था कि हम अपनी जीडीपी में ग्रोथ करें, प्रति व्यक्ति आय में ग्रोथ करें और साथ में धीरे धीरे जो हमारे गरीब लोग हैं उन तक ये सब चीजें आपकी पहुंचा दी जाएं। क्लियर हुआ बच्चों? चलिए आगे देखते हैं। यह माना जा रहा था कि तीव्र दर से औद्योगिक विकास और चुने हुए क्षेत्रों में हरित क्रांति के माध्यम से कृषि का पूर्ण कायाकल्प निश्चित ही समाज के अधिक पिछड़े वर्गों को लाभान्वित। अब देखिए हम लोग क्या मान रहे थे कि अगर ऐसा होगा और अगर हमारी तीव्र दर से वो चीजें बढ़ेंगी तो क्या होगा? औद्योगिक विकास होगा। अगर देखिए हमारी जीडीपी बढ़ेगी और व्यक्ति व्यक्ति आय बढ़ेगी तो हमारा जो औद्योगिक डेवलपमेंट होगा। क्लियर हो गया? और चुने हैं जो हमारे क्षेत्र हैं और साथ में जो हरित क्रांति के माध्यम से जो आपका कृषि में क्या होगी? कायाकल्प हो जाएगी, यानी कृषि का स्वरूप बदल जाएगा, लोग आत्मनिर्भर हो जाएंगे, खाद्यान्न की कोई कमी नहीं होगी, गरीबी दूर हो जाएगी। कि इससे क्या होगा? समाज के अधिक पिछड़े वर्गों क्या होगा? आपका लाभान्वित होगा। अब देखते हैं क्या होगा? काम करेगा, लाभान्वित रूप में उन्हें काम करेगा। बच्चों एक बार ये चित्र देख लीजिए, फिर हम लोग इस चित्र को हम लोग लास्ट में आपका डिस्कस करेंगे। क्लियर है बच्चों? देख लिया आपने, एक आपका ट्रक खड़ा है, एक आपका ट्रैक्टर खड़ा है, कुछ ऐसे मजदूर हैं जो आपकी मजदूरी कर रहे हैं, यानी कि आपके पत्थर को आपके ट्रक के अंदर भर रहे हैं। ये चित्र हम लोग आपका देख रहे हैं अपने टीवी स्क्रीन पर। चलिए अब इससे आगे देखते हैं। ठीक है? अब देखिए आपने अध्याय 2 तथा अध्याय 3 में, चैप्टर नंबर 2 चैप्टर नंबर 3 में पढ़ा था कि समृद्धि और कृषि तथा उद्योग क्षेत्र में सर्वांगीण विकास, सर्वांगीण वृद्धि अधिक प्रभावशाली नहीं रही। देखिए बिल्कुल पढ़ा था कि जो हमारी आपकी जो हमारा ग्रोथ हुआ था किसमें? एग्रीकल्चर में, औद्योगिक आपका सेक्टर में, वो क्या ना रहा? अधिक आपका प्रभावशाली नहीं रहा। क्लियर हो गया? जनसंख्या वृद्धि के परिमाण स्वरूप प्रति व्यक्ति आय में बहुत ही कमी हुई। कह रहा है कि जो आपकी जनसंख्या जो आपकी बढ़ी,
जो आपकी जनसंख्या में जो आपकी वृद्धि हुई और उस वृद्धि के आपके परिमाण स्वरूप जो उसका रिजल्ट निकला, उससे जो आपकी प्रति व्यक्ति आय यानी कि पर कैपिटल इनकम में बहुत क्या हुई, आपकी आपकी कमी हुई। यानी कि जनसंख्या के बढ़ने से जो हमें रिजल्ट मिले, उस रिजल्ट में आपकी पर कैपिटल इनकम प्रति व्यक्ति आय में क्या हुई बच्चों, आपकी कमी हुई। इन्हीं कारणों से धनी और निर्धनताओं के बीच की खाई और बढ़ गई। यानी कि जनसंख्या वृद्धि से उसका अगर अल्टीमेटली आप रिजल्ट देखो तो लोगों की इनकम कैसी हो गई, आपका कम हो गई। और यही कारण रहा कि आपकी धनी और निर्धनों के बीच की जो खाई है वो कैसी हो गई, अधिक बड़ी हो गई, या फिर आप मान सकते हैं कि वो व्यापक हो गई। क्लियर हो गया? आगे देखते हैं। हरित क्रांति ने विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रों के बीच तथा छोटे और बड़े बड़े किसानों के बीच का फासला बहुत बढ़ा दिया। कह रहे कि अगर आप देखें जो हरित क्रांति आपकी हुई थी, हमने पढ़ा था ग्रीन जो आपका रेवोल्यूशन हुआ था, और उसमें हमने देखा कि कुछ ही ऐसे राज्य हैं जो इससे विशेष रूप से आपका लाभान्वित हुए हैं। क्लियर हो गया? जो हरित क्रांति ने भौगोलिक क्षेत्र के बीच, अब देखिए एक क्षेत्र पर तो ये बहुत ज्यादा आपकी सफल हुई, उस सफल होने से क्या हुआ, आपके छोटे और बड़े किसानों के बीच में क्या कर दिया, बहुत बड़ा फासला बना दिया। अब यानी कि देखिए जिस क्षेत्र में आपकी सिंचाई, उर्वरक और नए बीजों की अधिक उपलब्धता किसानों तक पहुंची तो वो बहुत ज्यादा आपके डेवलप हुए। यानी कि अगर आप देखेंगे तो जैसे आपका पंजाब, हरियाणा, यूपी, और यूपी में खासकर आपका पश्चिमी जो आपकी यूपी है, उन क्षेत्र में हरित क्रांति का आपका बहुत बड़ा व्यापक रूप देखने को मिला। साथ में आपका तमिलनाडु और कर्नाटका का ये कुछ पार्ट ऐसे रहे। तो इनमें क्या हुआ, आपकी हरित क्रांति बहुत व्यापक रूप से सफल हुई और यहाँ के जो आपके किसान थे बहुत अच्छे मतलब धनवान हो गए। तो कहीं ना कहीं ऐसी भौगोलिक आपकी परिस्थितियां रही जिनके कारण आपके छोटे बड़े और किसानों के बीच में ये खाई आपकी गैप उत्पन्न कर दिया। क्लियर हो गया? आगे देखते हैं बच्चों। देखिए इसी में भूमि के पुनः वितरण की इच्छा तथा योग्यता का अभाव। अब देखिए पहले तो ये था कि भाई जिनके पास भूमि नहीं है, जो आपके भूमिहीन किसान हैं, उनको भूमि वितरित की जाएगी और भूमि वितरित आपका करने के बाद सबको बराबर कर दिया जाएगा। और उनकी योग्यता भी क्या रही, उनका कहीं ना कहीं इन सब चीजों में जो वितरित करने की इच्छा थी और योग्यता है वो सब कैसी रही, अभाव रहा। यानी कि उनको सही रूप से आपका डिस्ट्रीब्यूशन आपका नहीं कर पाए। अर्थशास्त्रियों के कथन अनुसार आर्थिक समृद्धि के लाभ निर्धनों तक नहीं पहुंच पाए। कह रहे कि जो अगर आप अर्थशास्त्रियों की बात करें तो जो भी आपकी आर्थिक समृद्धि थी उसका जो लाभ हुआ किस तक नहीं पहुंचा बच्चों, आपका जो आपके गरीब लोग हैं उन तक नहीं पहुंचा। यानी कि अल्टीमेटली जिसकी हम लोग ये बात कर रहे थे कि आपकी गरीबी जो हमारी आर्थिक समृद्धि होगी, जिसकी हम थ्री डायमेंशनल आपकी थ्री आयामी जो हम लोग बात कर रहे हैं नीति की, डेवलपमेंट करने की, गरीबी को दूर करने की, उसमें जो पहली नीति थी समृद्धि कि हम भारतीय आपके सकल घरेलू उत्पाद यानी कि जीडीपी और पर कैपिटल इनकम प्रति व्यक्ति आय में हम लोग वृद्धि कर देंगे तो हर वर्ग तक क्या होगा, उसका सीधा लाभ मिलेगा। लेकिन उसमें अगर आप देखें तो जो आपका गरीब वर्ग था उस तक वो सब चीजें, वो समृद्धि, वो लाभ उन तक नहीं पहुंचा, वो उससे वंचित रहे। निर्धनों के विकास के लिए विकल्प की खोज के कार्यक्रम में नीतियां निर्धारकों का ऐसा लगा कि अतिरिक्त परिसंपत्ति और कार्य सर्जन के संसाधनों के द्वारा निर्धनों के लिए आय और रोजगार को बढ़ाया जा सकता है। अब देखिए इसमें इन्होंने क्या बोला बच्चों, ये ऐसे कह रहे हैं कि जो हम आपका निर्धनों के आपके विकास के लिए उन्हें कुछ कह रहे हैं कि जो आपके गरीब हैं उनके डेवलपमेंट के लिए उन्होंने कुछ विकल्प यानी कि ऑप्शन खोजे जिससे कि क्या हो सके, ऐसा नीति क्रम बनाए ताकि उन्हें लाभ हो सके, उनकी आय बढ़ सके, उनकी रोजगार उनका बढ़ सके। ऐसी चीजें, ऐसे विशेष निर्धनता निवारण कार्यक्रम के माध्यम से ही हो पाएगा। कह रहे कि ये अगर हमें सब चीजें करनी है कि उनको रोजगार देना है, उनकी आय बढ़ानी है, तो ये सब किससे होगा, ये एक निवारक कार्यक्रम के माध्यम से ही ऐसा होगा। क्लियर हो गया? अब हमें ये देखना है। ठीक है बच्चों, अब देखते हैं।
इस दूसरी नीति को तीसरी पंचवर्षीय योजना 1961 और 66 से आरंभ किया गया। अब देखिए पहली तो हमने देख ली, क्लियर हो गया बच्चों। अब दूसरी नीति को हमने देखना है, और दूसरी नीति कब शुरू हो रही है? 1961 से लेके 1966। ये वो टाइम पीरियड है जिसके बीच में क्या हो रही है आपकी, शुरू हो रही है। अब हमें ये देखना है, आपका इस नीति को बच्चों हमें देखना है। देखते हैं, तब से धीरे धीरे बढ़ाया गया इस कार्यक्रम में 1970 के दशक तक आपके चला गया। और जो हम ये तीसरी पंचवर्षीय योजना लेके आए, इसको हमने कब तक चलाया, मतलब ये जो उसका उद्देश्य था वो हमने कब तक रखा? 1970 के दशक तक हमने चलाया। क्लियर है? काम के बदले अनाज। अब क्या था कि आप काम करो और बदले में क्या मिलेगा बच्चों? अनाज। देखिए, काम के बदले अनाज। इससे एक मिनट रुकिएगा। काम के बदले अनाज। अब देखिए, ये आपकी नीति बनी, काम के बदले अनाज। एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम रहा। अब देखिए 1900, अगर आप 70 दशक के बीच बात करें तो गरीबी उन्मूलन के लिए या उसके निवारण के लिए एक हमने योजना बनाई भैया, काम के बदले अनाज। क्या रहा? एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम रहा। ठीक, इस दिशा में चल रहे अधिकतर गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम 10वीं पंचवर्षीय योजना की विकास दृष्टि पर आधारित थे। क्या थे? 10वीं पंचवर्षीय विकास योजना पर दृष्टि पर आधारित थे। क्लियर है? ठीक है ना? चलिए अब देखते हैं कैसे आधारित थे, क्या चीजें थी कि ऐसी 10वीं जो आपकी 10वीं आपकी पंचवर्षीय योजना थी, उसमें कार्यक्रम आपका उन्मूलन था गरीबी को लेकर। देखते हैं की विकास दृष्टि पर आधारित है। अब स्वरोजगार, बच्चों किसकी बात कर रहे हैं हम? स्वरोजगार तथा मजदूरी पर आधारित रोजगार कार्यक्रमों को निर्धनता निवारण का मुख्य माध्यम माना जा रहा था। कह रहे भैया अगर गरीबी दूर करनी है तो गरीबी दूर करने के लिए स्वरोजगार, कुछ स्वयं बनाओ, उसका काम करो, उसको बाहर बाजार में बेच दो। कुछ स्वरोजगार, अपने आप से रोजगार को उत्पन्न करो, मजदूरी आधारित रोजगार करो, ऐसे काम चलाए गए। यानी कि आप स्वरोजगार करिए, मजदूरी आधारित कार्य करिए, उससे आपको रोजगार मिलेगा, ऐसे कार्यक्रम चलाएंगे। और इससे क्या होगा, जो आपकी निर्धनता है निवारक वो क्या हो जाएगी? दूर हो जाएगी। और उस समय ये मुख्य माना गया। क्लियर हो गया? अब देखते हैं सन 2008 तक लागू किए गए स्वरोजगार कार्यक्रम के उदाहरण थे। अब देखिए कौन से ऐसे उदाहरण थे, अब हम देखते हैं। सबसे पहले उन हम लोग कार्यक्रम को देखते हैं कि भैया कौन से ऐसे कार्यक्रम थे। तो कौन से थे? ग्रामीण रोजगार संरक्षण कार्यक्रम, यानी कि REGP। क्लियर हो गया? ये ऐसा कार्यक्रम था जिसके माध्यम से क्या क्या कर सकते थे हम? स्वरोजगार आपका कर सकते थे। दूसरा था आपका प्रधानमंत्री की रोजगार योजना, PMRY योजना, यानी कि प्रधानमंत्री की रोजगार योजना, तथा स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना, यानी कि SJSRY योजना। क्लियर हो गया? अब देखिए ये जितनी भी योजनाएं चला जा रही हैं बच्चों, इन योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है देखेंगे तो बच्चों इन सब योजनाओं का मुख्य उद्देश्य है ताकि जितनी भी आपकी गरीबी है, चाहे आपका शहरी हो चाहे आपका ग्रामीण हो, उन गरीबी को निवारक करने के लिए ऐसी योजनाएं, ऐसे कार्यक्रम, ऐसी नीतियां जिनके माध्यम से जो वंचित वर्ग हैं, जो आपके गरीब परिवार हैं, जो अपनी आय इनकी आपकी पर्याप्त नहीं है जिससे वो अपने खाद्यान्न सामग्री चीजों को खरीद पाए, या अन्य जो उनकी बेसिक आधारित जो आपकी चीजें हैं उनको फुलफिल कर पाए, उनके लिए सरकार द्वारा ये योजनाएं आपकी लागू की गई, ये कार्यक्रम आपके चलाए गए। अब देखते हैं पहले कार्यक्रम का उद्देश्य शहरों में रोजगार के अवसर का सृजन था। अब देखिए जो आपके पहले जो कार्यक्रम का क्या उद्देश्य था, आपके शहरों में स्वरोजगार के अवसरों को आपका सृजन करना, यानी कि स्वरोजगार को शहरों में क्या है उसको बढ़ाना। इसे खादी ग्राम उद्योग आयोग के माध्यम से क्रियान्वयन किया जा रहा था। अब देखिए अभी स्वरोजगार जो आपकी योजना थी इसको कौन आपका लागू कर रहा था? तो बच्चों एक डिपार्टमेंट होता है, एक विभाग होता है, खादी ग्राम उद्योग
आयोग के माध्यम से क्या हो रहा था, इसको कार्यान्वित आपका किया जा रहा था। इसके अंतर्गत छोटे उद्योग लगाने के लिए बैंक ऋणों के माध्यम से वित्तीय सहयोग उपलब्ध आपका कराया जा रहा था। कह रहे कि अगर आपको छोटे उद्योग अगर आपको लगाने हैं, क्लियर हो गया, तो बैंक ऋण के माध्यम से क्या हो रहा था, आपकी वित्तीय सहायता उपलब्ध आपकी कराई जा रही थी। कि अगर आपको छोटे आपको उद्योग लगाने हैं, एमएसएमई इंडस्ट्री आपको लगानी है और आपको फाइनेंशियल आपको जरूरत है, तो उसमें क्या होगा, उन फाइनेंशियल आपकी चीजों के लिए बच्चों आपको ऋण की सुविधा मिलेगी। क्लियर हो गया, ठीक। आगे देखते हैं। प्रधानमंत्री रोजगार योजना के अंतर्गत ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में निम्न आय वर्ग परिवारों के शिक्षित बेरोजगार किसी भी प्रकार के उद्यम को शुरू करने के लिए वित्तीय सहायता प्राप्त कर सकते हैं। यानी कि ऐसे लोग जो आपके गरीब, प्रधानमंत्री देखिए एक योजना आई प्रधानमंत्री रोजगार योजना, उसके अंदर क्या रखा गया, जो आपके ग्रामीण के और शहर के और जो भी लो जिनकी आय कम है और शिक्षित आपके बेरोजगार हैं, वो क्या करेंगे, कोई भी अपना काम शुरू करने के लिए उन्हें पैसा कौन प्राप्त कराएगी, आपका सरकार देगी। ऐसी चीजें करी गई। स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना का ध्येय शहरी क्षेत्रों में रोजगार, स्वरोजगार तथा मजदूरी पर रोजगार के अधिक अवसरों का आपका सर्जन करना। अब देखिए उन्हें कहा कि जो आपकी स्वर्ण जयंती शहरी योजना बनाएगी, उसमें क्या उद्देश्य था, जो आपका शहरी क्षेत्र है उसमें क्या करना है, स्वरोजगार और मजदूरी को क्या है आपका बढ़ावा देना है। उनकी ऐसी प्रमुख आपकी उन्होंने अपनी योजना बनाई ताकि क्या हो, शहर में हम इन चीजों को जो आपकी बेरोजगारी है और मजदूरी के आधार पर उनको दूर कर सके। ठीक है, यह अब राष्ट्रीय ग्रामीण जीविका मिशन के रूप में पुनः स्थापित हो गया। कह रहे कि अब ये किसके रूप में स्थापित हो गया, राष्ट्रीय ग्रामीण आपका जीविका मिशन के रूप में पुनः स्थापित हो गया। इन सभी कार्यक्रम को प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम में सम्मिलित कर लिया गया और अल्टीमेटली जितने भी आपके प्रोग्राम चल रहे थे, इन सब प्रोग्रामों को किसमें सम्मिलित कर दिया गया बच्चों, तो आपका प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना PMEG जी आपका पी में इन सबको आपको लागू कर दिया गया है, उनमें आपका सम्मिलित। क्लियर है। तो बच्चों जो आपका ये हमारे अब गरीबी निवारक के लिए जो आपके कार्यक्रम चलाए जा रहे थे, चाहे आपका प्रधानमंत्री जीविका मिशन हो, आपके ग्रामीण क्षेत्र के लिए हो या फिर आपके शहरी क्षेत्रों के लिए हो, ये कहीं ना कहीं वो ऐसे सारे कार्यक्रम थे जिसके माध्यम से गरीबी को दूर करने के लिए सारे प्रयास आपके गवर्नमेंट आपका सरकार आपका कर रही थी। चाहे उसमें स्वरोजगार को आपका बढ़ावा देने की बात कर रही हो या फिर छोटे उद्योगों को आपके लगाने के लिए सरकार उनको वित्तीय सहायता आपका उपलब्ध करा रही है, जिसके माध्यम से स्वरोजगार उत्पन्न हो सके और रोजगार को बहुत ज्यादा आपका बढ़ावा दे सके। और कुछ ऐसे लोग हैं जो वहाँ आपकी मजदूरी के आधार पर उन उद्योगों में काम कर कर अपनी आजीविका चला सकें और अपनी बेरोजगारी को दूर कर सकें। तो बच्चों आज के लिए केवल इतना ही, क्योंकि आज समय आपका समाप्त हो रहा है और इस जो आज का हमारा जो आपका लेक्चर हुआ है, उस हमने आपके लेक्चरों में केवल यही समझा है कि कौन कौन से ऐसे कार्यक्रम थे जो आपके हमारी गरीबी को निवारण करने के लिए आपके चलाए जा रहे थे। और खास कर हमने जो आपकी हमारी तृतीय जो आपकी पंचवर्षीय योजना थी, उसमें हमने इस चीज को आपके मुख्य रूप से आधारित हमने सम्मिलित किया था बच्चों। तो हम लोग इस चैप्टर में अभी बहुत कुछ बचा है जो हमें देखना है और आयाम को। तो बच्चों आज के लिए केवल इतना ही, बाकी मिलते हैं आपको जो आपका नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें आगे कंटिन्यू करेंगे। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप इसे एक बार घर जाकर जरूर पढ़ेंगे तो आपको हर चीजें बहुत अच्छे से आपको क्लियर हो जाए। मुझे जुड़ने के लिए बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। विश यू ऑल द बेस्ट।